हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज करेंगे हम अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 8 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने कवर करा दिया। जिससे भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है ना। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी है क्या, ये जाना था। एंड देन फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंसिव डायमेंशन। ठीक है, दो डायमेंशन होते हैं किसके, डेमोक्रेसी के, एक मिनिमलिस्ट एंड एक मैक्सिमलिस्ट। ठीक है, मिनिमलिस्ट के अंदर क्या होता है कि लोग फोकस करते हैं कि हमको इलेक्शन कैसे कराना है। ठीक है, उनका जो सिर्फ वो होता है ना गोल, वो सिर्फ इलेक्शन तक होता है कि हमको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, जिसके अच्छे से इलेक्शन हो, बस इतना ही होता है। लेकिन जो मैक्सिमलिस्ट होती है, जो उनके व्यूज होते हैं कि कैसे हम एक गवर्नमेंट को एक इलेक्शन के थ्रू तो चुने, अच्छे फेयर इलेक्शन तो हो, उसके साथ साथ इनका एक ये भी होता है कि कैसे हम सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी लेकर आना है। ठीक है, कैसे सोसाइटी को डेवलप करना है। तो इन सभी का ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान होता है। सो ये थे हमारे दो डायमेंशन, मिनिमलिस्ट इलेक्शन एंड देन मैक्सिमलिस्ट, जिसमें हम इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब की बातें करते हैं। फिर उसके बाद जाना था हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है? दो टाइप की डेमोक्रेसी की बात करी थी, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं, सॉरी इलेक्शन में तो नहीं, वो अपना कानून खुद बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन तो होता ही नहीं है। सभी लोग जो जितने भी सिटीजन होते हैं कंट्री के, वो क्या करते हैं, वो खुद अपने लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंट को चुनते हैं। ठीक है, जो अपना नेता होता है उसको चुनते हैं, और फिर जो नेता होता है वो लोगों के लिए क्या बनाता है, वो सभी कंट्री के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। कितने टाइप्स की थ्योरीज की डेमोक्रेसी, मतलब कितने टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है ये तो पढ़ लिया, लेकिन कौन कौन सी थ्योरीज है किसकी, डेमोक्रेसी की। फर्स्ट आती है क्लासिकल डेमोक्रेसी। क्लासिकल डेमोक्रेसी ये जो होती है, ये हमारी ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक के टाइम पर जो सिस्टम था वो वाली डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो सिटीजन होता है वो फुल्ली एक्टिव होता है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करता है, जितनी भी मीटिंग होती है उसके अंदर हर एक इंसान क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जितने भी सिटीजन होते हैं कंट्री के अंदर वो क्या करते हैं, अपने देश के लिए डिसीजन लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर होता है जो मीटिंग होती है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वहां पर हमारे सिटीजन जाते हैं, नहीं जाते ना। जो हमारे मिनिस्टर है जिसको हमने चुना है इलेक्शन के थ्रू, वही तो जाते हैं ना, जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आए थे। लेकिन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सभी लोग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खामी ये थी इनके इस सिस्टम में कि इन्होंने कभी सिटीजनशिप वुमेन्स को, स्लेव को और फॉरगिनर्स को तो दी ही नहीं थी। ठीक है, जो दूसरी कंट्री का आगे सेटल हो गया उसको कभी सिटीजनशिप नहीं दी, नागरिकता नहीं दी। ठीक है, जो वुमेन्स थी, जो स्लेव्स थे, उन्हें भी नहीं दी। ठीक है, तो प्लेटो ने अपनी बुक में बोला था, जो उनकी बुक है द रिपब्लिक, वो बोलते हैं जो ये डेमोक्रेसी थी ये बेकार थी। यहाँ पर जो लोग थे वो रूल करने के लिए इनकैपेबल थे। ठीक है, उनको जरूरत थी किसकी, एक राजा की, जो उनको गाइड कर सके और एक सूटेड क्या हो, रूल हो। ठीक है, सभी लोग डेली के डेली मीटिंग में जा रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो इतने सभी लोगों का सुनना तो भाई इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना। हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में अलग अलग डाइवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तब उनके बीच में इतना मतभेद होता है। और ये तो पूरी कंट्री है, तो पूरी सिटीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इसको खामी सा बोला जाता है। एलाइज थ्योरी क्या होती है? एलाइज थ्योरी के काफ़ी हमारे फेवर करने वाले सपोर्टर है। कौन कौन से? जी मोशा, रॉबर्ट, जोसेफ। ठीक है, ये हमारे किसको सपोर्ट करते हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है ये डेवलप हुई थी किसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। लेकिन इम्प्लीकेशन हमको इसको कहाँ पे दिखती है, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, ये डेवलप तो हुई थी सोशियोलॉजी के अंदर, लेकिन जो एप्लीकेबल की जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी की जाती है, तो हमको तो बात करना पड़ेगा ना। तो माइकल क्या देते हैं यहाँ पे, एक लाइन वो देते हैं कि द आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता होना। ठीक है, जो अमीर वर्ग होता है, जो अमीर लोग होते हैं, उनके हाथ में क्या होना, पावर होना। तो ये एलाइज क्या होती है, थ्योरी होती है। यहाँ पर कुछ ही लोगों के हाथ में क्या होती है, पावर होती है।
मॉस्का क्या कहते हैं, मॉस्का बोलते हैं कि हमेशा जो कंट्री होती है ना वो दो कैटेगरी में बटी होती है, एक तो रूलर्स, एक रूल। ठीक है, मतलब एक तो सभी लोगों के ऊपर रूल करने वाला, एक रूलर जिसके ऊपर वो रूल करेगा। ठीक है, एक राजा और एक उसकी प्रजा। ठीक है, तो बहुत सी पावर, जो प्रेस्टेज होती है, जो पावर होती है, जो वेल्थ होती है, वो रूलिंग क्लास के हाथ में होती है हमेशा, और वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पैसा होगा, उसके हाथ में क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। ठीक है, वही सरकार बनाएगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं, ये फॉलो नहीं करते कि कोई लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एलाइज थ्योरी होती है। जो अमीर वर्ग होगा, जिसके पास पैसा होगा, वही यहाँ पर क्या करेगा, रूल करेगा। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में है ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं देखती, एलाइज को वो पावर नहीं देती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम प्लूरलिस्ट थ्योरी। अब देखो, जो प्लूरलिस्ट जो थ्योरी है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये एलाइज थ्योरी की तरह है। ठीक है, ये थोड़ी सी इससे अलग है। ये बिलीव करती है कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिसीज बनती है, जो कानून बनता है, जो पॉलिसीज प्रोग्राम जो सरकार बनाती है, वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ ही लोगों के हाथ में आपने सारी पावर को डाल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एलाइज थ्योरी के अंदर कुछ जो बड़े लोग थे, उन्हीं के हाथ में सभी पावर थी ना, पूरे सिटीजन के लिए कानून बनाने का। ये बोलते हैं कि जो पावर होनी चाहिए ना, वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर अलग अलग ग्रुप आए और अपने व्यू को वहां पर दे और उनका जो व्यू है वो एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप का इंटरेक्शन हो, और ये बोलते हैं कि एलाइट्स की थ्योरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सभी लोग होने चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो पावर होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो इसको फेवर करने वाले हमारे काफ़ी है, कार्ल, लियोमार्ड, ठीक है, रॉबर्ट एंड चार्ल्स। ठीक है, क्या करते हैं, इसको प्लूरलिस्ट थ्योरी को फेवर करते हैं। अब जो दले है वो क्या करते हैं, इसको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, पॉलीआर्की। पॉलीआर्की का काम क्या मतलब होता है, रूल बाय मैनी। ठीक है, कि काफी लोग क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं किसके ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, रूल बाय मैनी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ही ग्रुप को सारी पावर दी हुई है। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है कि हर एक सिटी, हर एक वो दबके का जो इंसान है वो इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है, होता ही नहीं होता, होता है, और वो आगे जाके मिनिस्टर भी बनता है। ठीक है, जो पावर है वो हमने कुछ ही लोगों को नहीं दी हुई है, बहुत सारे लोगों के पास है। तो ये क्या कहता है कि मीनिंग रूल बाय द मैनी, जो एक इंसान नहीं होना चाहिए, एक डिक्टेटरशिप या मोनार्की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को चलाने के लिए काफी सारे लोग होने चाहिए और मिलकर वो काम करे। ठीक है, कोई एलाइट, वो बोलते हैं कि जो एलाइट होता है नहीं, परमानेंट नहीं होता, कभी ना कभी तो इसका एंड होना ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ये वो वाली डेमोक्रेसी होती है जहां पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्शन के अंदर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो चुनते हैं, तो वो इलेक्शन में आते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और यहाँ पर हर एक वर्ग का, हर एक अलग अलग कास्ट का, हर एक अलग अलग सोशल इकोनॉमिक, जिसका सबका अलग डाइवर्सिटी से, कास्ट, रिलीजियस, रीजन, जो लोग होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो ये सिटीजन पार्टिसिपेटरी होती है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्टिव होते हैं, जो सिटीजन होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, और कॉमन गुड को प्रमोट किया जाता है। जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा किसकी बात की जाती है, कॉमन गुड, मतलब मेजॉरिटी के, मतलब कौन ज़्यादा लोग खुश होंगे। ठीक है, और काफ़ी अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन्स को लेकर। सेम डेमोक्रेसी की तरह होते हैं कि इलेक्शन कराए जाते हैं, जो सिटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं इलेक्शन के अंदर, और हर एक दबके के लोग को क्या करा जाता है, राइट टू वोट मिलता है, वो अपने रिप्रेजेंट को चुनते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, वो कॉमन गुड के लिए क्या करती है, प्रमोट करती है, और वो अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए। ठीक है, इसको फेवर करने वाले कौन है, जे.एस. मिल, जे रोशो। ठीक है, फेवर करते हैं इसको, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। मिल बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, ये क्या करती है, प्रमोट करती है मोरल, इंटेलेक्चुअल, एक्टिव क्वालिटीज को, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। और सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है कौन सी, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे चलते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। आप ना वर्ड को ऊपर की जो हेडिंग होती है ना, पार्टिसिपेटरी मतलब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना, प्रोलिस्ट मतलब एक के हाथ में पावर नहीं होना, एलाइट्स मतलब जो अमीर वर्ग होते हैं, तो ऐसे ही ऊपर से पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है, इतना वो कोई इतना हार्ड नहीं है कि वो ऐसा क्या उनसे वर्ड आ गया रे हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, डेलिब्रेटिव क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
तो डेलिब्रेटिव यही होगी डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या होते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि अगर आप भी कोई भी मतलब अपनी कंट्री के लिए कोई भी कानून बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो वो पूरा जो डिसीजन होना चाहिए ना, वो मीटिंग्स के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। वो फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी अच्छी मीटिंग। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कानून बनाता है, कोई भी कानून बनता है, जो हमारे लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर होते हैं जो कानून बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो मीटिंग करते हैं ना, डेलिब्रेटिव करते हैं नहीं करते, मीटिंग करते हैं। एक बार नहीं करते, 2 बार नहीं करते, देखा होगा कानून कैसे बनता है, कितनी सारी स्टेजेस से पास होके जाता है बिल, फिर उसके बाद कानून बनता है। तो क्या बोलते हैं, एक फेयर कानून बनने के लिए, रीजनेबल डिसीजन लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, डेलिब्रेशन की, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट डिसीजन प्रोड्यूस होता है कि जब हम क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, तो उसका जो आउटकम आता है ना, वो बेस्ट और क्वालिटी आता है, ठीक है। इसको सपोर्ट करने वाले जॉर्जन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, ठीक है। और रोल्स बिलीव करते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात की करती है, किसके, सेल्फ इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए, किसको, पॉलिटिकल सोसाइटी के, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है, ठीक है। और हैबर्स ने क्या बोला है, हैबर्स ने बोला है कि ये जो डेमोक्रेसी है फेयर प्रोसीजर होता है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सभी के सभी लोग आते हैं और आपस में बात करते हैं बैठकर, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये फेयर प्रोसीजर होता है और क्लियर कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में और हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में। आगे आता है पीपल्स डेमोक्रेसी। पीपल्स डेमोक्रेसी मतलब लोगों की डेमोक्रेसी। पीपल्स डेमोक्रेसी है ये जो डेमोक्रेटिक मॉडल से प्रिफेयर किया जाता है, जो कि जनरेटेड है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से, ठीक है। मार्क्सिस्ट जो कि इंटरेस्टेड थे काफ़ी सोशल इक्वलिटी के अंदर, वो हमेशा इक्वलिटी की बात करते थे, ठीक है। इनका जो आइडिया है डेमोक्रेसी को लेकर वो थोड़ा सा अलग रहा है वेस्टर्न मॉडल से, ठीक है। वो कभी लिबर्टी की बात नहीं करे, वो हमेशा इक्वलिटी को बात करते कि हाँ सोसाइटी के अंदर जो हर एक इंसान को इक्वली रिसोर्सेस मिलने चाहिए, है ना, और इक्वलिटी थी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, क्लास स्टेटलेस और क्लासलेस होनी चाहिए, ठीक है। जो पीपल्स डेमोक्रेसी है ये क्या होता है, प्रोलेटरेशन, जब प्रोलेटरेट का जब रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद ये स्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये कम्युनिस्ट है ये सेल्फ रेगुलेशन को मार्क करती है, कार्ल मार्क्स इस चीज़ पर बोलते हैं कि ये किसका रूल है, ये प्रोलेटरेट का रूल है, मतलब जो वर्किंग क्लास होती है उनका रूल है क्या, पीपल्स डेमोक्रेसी। पीपल्स डेमोक्रेसी मतलब ये बोलते हैं मेजॉरिटी का रूल होना, जो पावर और जो अमीर वर्ग होते हैं वो कम होते हैं, तो मेजॉरिटी में कौन होंगे, वर्किंग क्लास, है ना। तो ये किसका है, वर्किंग क्लास का रूल होता है। देखो क्या है कि पीपल्स डेमोक्रेसी जो ये मॉडल है डेमोक्रेटिक मॉडल है, जहाँ पर ये जनरेट किया गया है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से। मार्क्सिस्ट जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड थे सोशल इक्वालिटी में, उनका जो आइडिया था वो अगेंस्ट था किसके, लिबर्टी के। जो वेस्टर्न मॉडल था उनका जो वो क्या था, जल्दी से बताओ उनका मॉडल, फ्रीडम को लेकर, लेकिन ये फ्रीडम नहीं चाहते थे, ये चाहते थे इक्वालिटी। जो पीपल्स डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाती है जब प्रोलिटरेट का रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। जो हमारी वर्किंग क्लास क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है, क्रांति करती है कि भाई तुम हमसे 12-12 घंटे काम कराते हो और तुम ही लोग सारा क्या कर देते हो, प्रॉफिट लेके चले जाते हो, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि ये वो वाली डेमोक्रेसी है। ये किसका रूल होता है, प्रोलिटरेट का, वर्किंग क्लास का रूल होता है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है। ओके जी, आगे चलते हैं सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पर बेसिक चेंज थोड़ा सा अलग है, ये किससे, मार्क्सिस्ट के थॉट से, ठीक है। ये इनका जो एम है वो इस्टेब्लिश करना है किसको, सोशलिस्ट सोसाइटी, मतलब कि जो पावर होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास सारी रिसोर्सेस होने चाहिए। जैसे कि ज़मीन है, अब जो हमारा घर है वो हमारा खुद का है ना, सरकार तो ये बोल नहीं सकती कि मेरी ज़मीन है ना, है ये नहीं है, आपकी गाड़ी आपकी है ना, है ये नहीं है। तो जो हमारी ज़मीन है वो हमारी खुद की होगी, सरकार की तो नहीं होगी। सरकार नहीं बताएगी आपको यहाँ पे रहना है, यहाँ पे नहीं रहने का। तो ये क्या बोलते हैं कि जितना भी रिसोर्स होता है कंट्री के अंदर, जितना भी लैंड है, वाटर है, वो सबको कौन ऑन करे, गवर्नमेंट ऑन करे। और गवर्नमेंट क्या करे, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, सेम उसकी तरह था। लेकिन ये बात करते हैं कि वेलफेयर की, वो बोलते हैं कि अगर आपको ये जो गवर्नमेंट चाहिए सोशलिस्ट, हम नहीं चाहते रिवोल्यूशन आए। और मार्क्सिस्ट जो कि बोलते हैं रिवोल्यूशन के बाद
है ना। वो बोल रहे थे रिवोल्यूशन के बाद आना चाहिए, लेकिन जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पर ये बोलते कि नहीं भाई, हमको रिवोल्यूशन नहीं करने का, हम चाहते हैं कि सरकार के हाथ में पावर होनी चाहिए, लेकिन रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं, पीस के थ्रू। ठीक है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी वो सोशलिस्ट आइडियाज को अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ठीक है, और सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में हो, सभी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑन करे। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या होती है, इकोनॉमिक एंड कल्चर ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन है उसके रिस्पॉन्स में है। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड पर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, शुड बी रिस्पॉन्ड ऑफ द चैलेंज बियॉन्ड आवर। देखो, डेमोक्रेसी हमेशा रिस्पॉन्ड करेगी अपने बॉर्डर से बाहर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि देखो, अब जैसे वो है रशिया यूक्रेन है, उन दोनों के बीच में आपसी वॉर हो रहा है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। ठीक है, अब क्यों पड़ रहा है, जो रशिया के ऊपर डिपेंड है वो कंट्री, उनके ऊपर तो खासकर पड़ रहा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या करती है, हमेशा चैलेंज करती है अपने बॉर्डर से बाहर भी। जब पाकिस्तान के अंदर या फिर हमारे कोई भी नेबर्स जो कंट्री है उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इकोनॉमिक या कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आ जाए, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमेशा रिस्पॉन्स करती है बॉर्डर से बाहर। अब आप बोलोगे हम पे कैसे पड़ेगा, अब जहाँ वहाँ पर लोगों की नीड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, लोग वहाँ पर जीने के लायक ही नहीं रहेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारे देश में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो माइग्रेट होके तो अपने देश पे ही आएंगे, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमेशा चैलेंज करती है बॉर्डर से बाहर, क्योंकि जो स्टेट होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। हमारी चाइना से कितना ही लड़ाई क्यों ना होता, लेकिन हम उसके ऊपर ट्रेड के ऊपर कितना डिपेंड है या नहीं, है ना। तो इमनुल कांत और दाविद क्या बोलते हैं, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी ग्लोबल स्पेयर पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यूएन वेस्ट डोमिनेटेड है, यूएन जो कि वेस्ट से डोमिनेटेड है, जहाँ पर हमारे जो वेस्ट की कंट्री है वो डोमिनेट करती है, तो ये इनको प्रमोट करना चाहिए डेमोक्रेसी को, और जो नीचे तबके की जो कंट्रीज हैं उनको हमेशा ऊपर लेके आने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको थोड़ी बहुत पावर दो कि वो ग्लोबल लेवल पर आए, रिप्रेजेंट करे अपनी गवर्नेंस को ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, और ये बोलते हैं कि देखो क्या होता है, कभी भी कोई मूवमेंट होता है तो उसको ना हमेशा क्या करना है कि ग्लोबल लेवल पर मैच करने का है। जैसे कि वुमेन मूवमेंट, अब इराक के अंदर आपने देखा, ईरान के अंदर जो भी था ठीक तो नहीं था, ठीक है, जो भी हुआ उसके अंदर क्या था, वो वुमेन की राइट्स की मांग कर रहे थे। अब कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर वुमेन्स को राइट नहीं मिलेगा, अब वो सभी मिलकर क्या करेंगे, अब वो सभी मिलकर अपनी राइट्स की मांग करेंगे, है ना। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है। अब दूसरी जो कंट्रीज होंगी वो भी तो इस चीज को प्रमोट कर सकती है। ठीक है, तो एक कंट्री जिनके सिमिलर व्यू है, जिनका इंटरेस्ट सेम है, तो उनको आपस में आना है साथ, और मूवमेंट को राइज करना है एक साथ ग्लोबल लेवल पर। एक कंट्री के अंदर नहीं, एक ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन किसकी बात करते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ई डेमोक्रेसी, ये नया कॉन्सेप्ट आया हमारे इसके अंदर, ये पहले नहीं था। ई डेमोक्रेसी जो है ये क्या है, ये यूज की जाती है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब कि कैसे आप अपने सिटीजन से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप कैसे जान सकते हो उनसे, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपके वेलफेयर में कैसे कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी एक्टिवली प्रमोट करती है किसको, डेमोक्रेसी को। कॉमन प्रॉब्लम को लेकर आती है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन करते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने लोगों से। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उनसे जान सकते हो कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी दिक्कतों को कम कर सकते हो। तो ये डेमोक्रेसी कम्युनिकेशन में काम आती है। अभी तो है नहीं, लेकिन फ्यूचर आ जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन एंड डेमोक्रेसी प्रमोशन। अब जो अलग अलग जो पॉलिसीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कैसे प्रमोट कर सकती है डेमोक्रेसी को। बहुत सारी कंट्री है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है किसको, डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट को, है ना। है या नहीं है कैसी, यूएसए, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन भी है जो किसको प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को। लगातार वो इस चीज को प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, जोरों शोरों से। यूएस के प्रेसिडेंट थे कौन, वुडरो विल्सन, जो कि क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी
इट्स अ बेस्ट गवर्नमेंट। वो बोलते हैं डेमोक्रेसी ही जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। बायलैटरल रिलेशन करो या मल्टीलैटरल फॉर्म बनाओ, हमेशा की इसको प्रमोट करने का डेमोक्रेसी को बोलते हैं। डेमोक्रेसी ही एक सेफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। जैसे कि पैन अमेरिकन लिबर्टी पैक्ट आया था, ऐसे ही क्या करना है, कंट्रीज को प्रमोट करना है, किसको, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था ये पैक्ट। एंड देन वो बोलते हैं कि जो ये वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक जो कोल्ड वॉर चला था यूएसएसआर एंड देन यूएसएसआर और रशिया नहीं था, सॉरी, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। अब यूएसएसआर रशिया प्लस 15 कंट्री थी पहले, जो आज का रशिया है वो पहले इतना नहीं था, उसके साथ 15 कंट्री और भी थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या चलता है, टसल चलती है, किसको लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। यूएसएसआर बोलता था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सारी पावर सरकार के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारा जो यूएसए था वो किसको प्रमोट करता था, प्राइवेटाइजेशन को। तो यहाँ पर ये बोलते कि जो टसल चली थी ना कोल्ड वॉर के टाइम पर, तो यहाँ पर जो यूएसए था वो किसको प्रमोट कर रहा था, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहता था। और आपने देखा कि 1991 के अंदर क्या होता है, जो यूएसएसआर था वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की ही जीत होती है, एट द लास्ट किसकी जीत होती है, डेमोक्रेसी की ही। तो बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इनिशिएटिव किस लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन बना है ये किसके लिए बना है, इनका इनिशिएटिव क्या है कि ह्यूमन राइट को प्रमोट करना है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज, जापान, इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन सबको क्या करना है, प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है, सभी को एक साथ आना है और प्रमोट करना है। यूएन चार्टर जो कि बात करता है किसकी, ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। 2006 के अंदर जो यूएन चार्टर था उसके अंदर ह्यूमन राइट की बात की जाती है, ठीक है जी। तो यूएन को डेमोक्रेसी फंड, ये फंड वगैरह स्टैब्लिश करने चाहिए, जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है यहाँ पर स्ट्रेंथ की जाए कि इसकी डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाए। जो छोटी छोटी कंट्री है जहाँ पर आज भी डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पर भी प्रमोट करने का है, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद एक हमारे जो कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो फ्रांसिस फुकुयामा क्या बोलते हैं, जो उनकी बुक है 1992 के अंदर, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर गवर्नेंस सिस्टम। बोलते हैं सभी जितनी भी अदर टाइप की गवर्नमेंट होती है ना, सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है लिबरल डेमोक्रेसी, और हमेशा उसी की जीत होगी। कोई भी उसके टक्कर में आ जाए, हमेशा कौन जीतेगी, लिबरल डेमोक्रेसी। तो बोलते हैं कि इसी को प्रमोट करने का भाई, ठीक है। वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का फेलियर जो हमारा प्रमोट किया जाता है इराक और अफगानिस्तान में, वो क्यों हुआ था, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी इतनी ही अच्छी तो उसको प्रमोट किया गया था इराक और अफगानिस्तान में, वहां पे क्यों हुआ था, वो कैसे फेल हो गया था। तो बोलते हैं कि इराक और अफगानिस्तान में किसने प्रमोट किया था, यूएसए ने, वेपन का यूज करके। अब बाहर से कोई दबाव लेके आ रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नली इंटरवेंशन कर रहा है और अंदर के लोग खुश नहीं है, तो ये तो गलत होगा। इंटरनली इंटरवेंशन होना चाहिए, कंट्री के लोग खुद चाहे डेमोक्रेसी को, ये होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी आ सकती है। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल जितनी भी हमारी कंट्रीज है सभी को, जैसे चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, P5 कंट्रीज, ठीक है, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, एंड देन काफ़ी अमर्जिंग पावर जो आज के टाइम पर बढ़ती जा रही है, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इन सभी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसको, डेमोक्रेसी को, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में इतना कुछ जाना। हमने पहले डेमोक्रेसी की बात की, होता क्या है, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा, फिर उससे पहले हमने डायमेंशन की भी बात की थी, कितने डायमेंशन होते हैं, 2 टाइप्स के डायमेंशन की बात की, अंदर थ्योरी की बात देख लेना, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद हमने फॉरेन पॉलिसीज की बात की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।